तो स्वागत है आपका पाठशाला में। जो लास्ट वीडियो में जब देखा था हमने, डी ब्रॉगली सर ने जो अपना वेवलेंथ दिया था वो कितना दिया था, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होता है 12.27 बट्टा अंडर रूट उस पर्टिकुलर पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम, ये दिया था वो फॉर्मूला। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करेंगे, डेविड सर और जर्मर, ये दो जन थे जिन्होंने प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन डू ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन दैट इज पार्टिकल का वेव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखाया था। अब हम पार्टिकल के वेव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव कर सकते हैं, समझना ज़रा। अगर आपको याद हो, लाइट का जो वेव प्रॉपर्टी था उसको हमने प्रूव करने के लिए दो चीज़ लिया था, एक था इंटरफेरेंस और एक था डायफ्रैक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाए या डायफ्रैक्शन का पैटर्न बनाए, कोई भी पैटर्न अगर बनाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो वेव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या है, बातें क्लियर है, डन है। तो यही चीज़ को किसने किया था, डेविड सर और जर्मन ने किया था। अब इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, पहले उसको एक बार बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बनाया था एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज़ है वो ज़रा समझना। ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे ना वो अपना पहले, तो उसी के जैसा है, उसी के जैसा एक सेटअप होता है। यहाँ पे एक एमीटर है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। क्या है, बातें क्लियर है। और यहाँ पे अर्थिंग किया जाता है। ये वाला पार्ट समझ आया। यहाँ पे लगाया जाता है रियोस्टेट के सामने, यहाँ से कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करके यहाँ पे बैटरी लगवा दिया जाता है, बहुत बड़ा वाला बैटरी। क्या बातें क्लियर है। ये बैटरी लगवा दिया हमने, ओके। यहाँ पे एक गलती होगी मेरे, ये वाला नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। ये वाला नेगेटिव साइड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये वाला नेगेटिव साइड में रखते हैं और ये वाला हो गया पॉजिटिव साइड। डन है क्या। यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट होता है, असल में एक प्लेट होता है। क्या होता है, एक प्लेट। डन है क्या, जस्ट एक सिंपल प्लेट होता है। यहाँ पे एक प्लेट है, कोई गन उन नहीं है, बस प्लेट है। अभी अगर तुम देखो, ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव बिहेव कर रहा है। यहाँ पे की को क्लोज कर दोगे तो ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर सकते हैं। क्या बात है क्लियर है। ये जो सेटअप हम बनाते हैं ना, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हीटर है। क्या है, हीटर। ये हीटर के जैसा बिहेव करता है। आपने घर में देखा होगा, जो पानी गर्म करते हो ना उसमें ऐसे गोल गोल होते हैं ना। अब ये हीटर से क्या होता है, हीटर की वजह से होता है यहाँ पे थर्मल एमिशन। अब आपको पता है थर्मल एमिशन में क्या निकलेंगे, और निकल सकता है आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। डन है। इस पूरे सेटअप को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं और ये कुछ ऐसा होता है। तो अब मैं इसको बताता हूँ। सो यहाँ पे जो हमने सेटअप बनाया था, हियर एन इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड। अब ये आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन गन इज यूज, तो पूरा सेटअप आपको पता होगा, उनका मानना ये है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखवा सकता हूँ, लेकिन तुम लोग समझ जाना। इलेक्ट्रॉन गन में यहाँ पे एक अपना घर में जो हीटर होता है उसके जैसा सेटअप बनाया। इस ये क्या है, ये हीट होता है, हीट होने के बाद यहाँ से थर्मल एमिशन होता है और सडन हीट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पे बैटरी लगाया जाता है, हाई पोटेंशियल बैटरी। ए साइड नेगेटिव होता है, ए साइड पॉजिटिव होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बने तो कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वो इस तरफ ट्रैवल करें। क्या बात है क्लियर, डन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड और यहाँ पे यूज़ किया जाता है निकल को। क्या यूज़ किया जाता है, निकल। यहाँ पे निकल, NiCkel, निकल क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। अब इस निकल क्रिस्टल का अपना फ़ायदा है। अब देखो, हियर निकल क्रिस्टल इज़ यूज्ड, ठीक है। किस लिए, टू, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। निकल के एटम्स काफ़ी हैवी होते हैं तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। सो निकल क्रिस्टल इज यूज टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द कलेक्टर। ओके, तो यहाँ पे रखा गया। अब देखो, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो निकलने के बाद क्या करेंगे, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। क्या बात है क्लियर है। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक
स्क्रीन। स्क्रीन में कलेक्टर होता है, क्या होता है, एक कलेक्टर। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कलेक्टर को, किसको यूज़ करते हैं, कलेक्टर। अब यहाँ पे कलेक्टर क्या है, ये कलेक्टर क्या है, इट इज़ अ सिंपल galvanometer which shows current when electron strike the collector plate क्या कुछ भी बोले, ठीक है, कलेक्टर सरफेस कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन टकरा के इसके पास कलेक्टर के पास आके गिरेगा तो ये क्या शो करेगा, करंट शो करेगा, जिससे हमें समझ आएगा हाँ इलेक्ट्रॉन आके यहाँ गिर रहा है। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं वहाँ पे। अगर ज़्यादा करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा चार्जेस वहाँ पे आके गिर रहे हैं। अगर कहीं पे कम करंट आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कम चार्जेस आके गिर रहे हैं। ये बात है, ये हमें समझ आता है। अभी यहाँ पे निकल क्रिस्टल को ही क्यों लिया गया, उसके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं। हियर निकल is used due to its anisotropic property। अब एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलने से क्या होता है, ये लेयर में होता है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ठीक है। ऐसे लेयर में रहेगा, अलग अलग साइड से देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, लेकिन लेयर में रहता है, बस मस्त में लेयर में रहता है, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक होता है, यूज्ड फॉर ड्यू टू एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और दूसरा चीज़ क्या है, एंड इट इज़ अ हैवी मेटल। एक हैवी मेटल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके एटम्स को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ तक हमें समझ आता है, डन है क्या, ओके। दूसरा चीज़, ये जो आपका निकल है ना, ये जो आपका निकल है, इसका जो एक लेयर से और एक लेयर का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें पता है मतलब हमने निकाला है, दैट इज़ 0.19 एंगस्ट्रॉम है, ये नोन है। इस तरह सारे मेटल का हमें पता होता है, लेकिन फिलहाल है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, निकल यूज़ कर रहे हैं, तो निकल का हमें पता है। यहाँ तक समझ आया हमें, ओके डन। अब क्या है, अब सुनो, अब मैं तुम्हें दो केसेस समझाता हूँ। पहले फर्स्ट केस समझो, जिससे कि हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे रियलिटी में। अब क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, सपोज ये पहला इलेक्ट्रॉन है जो जाके यहाँ टकरा गया, इसमें से और भी इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ आके यहाँ टकराए, इसमें से और भी इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ आके सपोज यहाँ टकराया, और भी इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ आके सपोज यहाँ टकराया, और भी इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ आके सपोज यहाँ टकराया, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ टकराया, निकले, यहाँ टकराया, निकले, यहाँ टकराया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रैंडमली ये लोग कोलाइड करेंगे, डन है क्या, रैंडमली ये लोग कोलाइड करेंगे। और हम यहाँ से ये जो कलेक्टर है, कलेक्टर को यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे हाँ यहाँ पे कुछ करंट आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ करंट आएगा देखेगा, फिर यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे कुछ करंट आएगा। तो ऐसे करके हम करंट मेजर कर रहे होते हैं, डन है क्या, ओके वेल एंड गुड। अभी अगर तुम ध्यान दो, मानो कि जब यहाँ से आया था तो यहाँ आके टकराया, तो यहाँ पे कुछ एक एंगल बना होगा, थीटा एंगल बना होगा। अब मैं यहाँ तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आके टकराए होंगे, ऐसे करके यहाँ भी आके टकराया होगा। तो मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस कलेक्टर प्लेट को मार्किंग करो एंगल के हिसाब से, यहाँ से 0 डिग्री शुरू करो, 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर यहाँ मान लो 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो ऐसे करते करते ए वाला पॉइंट पे कितना बन जाएगा, ए वाला बनेगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ तक बातें क्लियर है। और इस 90 डिग्री में अगर तुम यहाँ पे इस प्लेट में डिवीजन बना लो, तो तुम क्या करते हो, एक एक डिग्री में उस कलेक्टर को रख के एक कलेक्टर को देखो 20 में रखा, यहाँ पे कितने करंट आ रहा है मैंने देखा, अभी करंट से मुझे आइडिया मिल गया कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर से मैंने यहाँ पे करंट देखा कलेक्टर में, मैंने देखा अच्छा इसका इतना करंट आ रहा है। तो करंट से हमें एक क्वांटिटेटिव आइडिया मिल जाता है कि हाँ इतने, मतलब ज़्यादा करंट आ रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। ये बातें क्लियर है, ये मैंने बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन फंडा क्या है, मेन फंडा है यहाँ से जब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है तो उसके बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, मतलब ये लोग जो छिटक रहे हैं या फैल रहे हैं, फैल किसके हिसाब से रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है कहाँ पे कम आ रहा है। अगर वो एक वेव है तो वो कैसे फैलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, ना नहीं क्या, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे होगा ही नहीं, कहीं पे बहुत ही कम होगा। ये बातें समझ आता है।
अगर वो एक पार्टिकल है तो जितना यहाँ है उतना ही वहाँ रहेगा। जब मैं एक पार्टिकल को, जब मैं इस पेन को यहाँ पे मारता हूँ तो जितना है उतना ही यहाँ के हिट करता है। अगर ये लोग कुछ वेव है, अगर ये पार्टिकल्स वेव है तो ये क्या करेंगे, जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ फिर मतलब डायफ्रैक्शन के जैसा। डायफ्रैक्शन याद है ना तुम्हें, यहाँ बीच में ज़्यादा था, फिर यहाँ कम था, लाइट कम था, मतलब क्या है, ऐसा पैटर्न में वो फैलेंगे। डन है, तो वही हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें पास क्या है, तो हम यहाँ पे कलेक्टर में करंट देखते हैं। तो मैं तुम्हें ऐसे ही जनरली बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, ये बहुत ही लेंदी एक्सपेरिमेंट है, आप सोच नहीं सकते हो इतना लेंदी एक्सपेरिमेंट है। जब इसको लैब में करते हैं सारा दिन निकल जाएगा तब भी एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। अगर टीचर ना बोले कितना में आंसर आएगा, बहुत लंबा है। मैं इसका ऑब्जर्वेशन टेबल तुम्हें दिखाता हूँ, उसका ऑब्जर्वेशन लेते कैसे बाय द वे। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल होता है। इस तरह मार्किंग करते हैं स्क्रीन में 0 डिग्री 10 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल्स का लिख देते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। तो 0 डिग्री होता है, 10 डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तुम एक्यूरेट करेगा तो और छोटे छोटे में ले लो, अप टू 90 डिग्री तक करते हैं वो। नहीं, यहाँ पे एंगल्स का मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम मेजर कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या ही क्वांटिटी है, एक एंगल नाप लो और दूसरा क्या है, ये जो कलेक्टर प्लेट में कितना करंट आ रहा है दूसरा नाप लो, दैट इज करंट नापते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कलेक्टर को यहाँ रखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं अच्छा करंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। मान लेते हैं कुछ I1 आ रहा है, कुछ I1 करंट आ रहा है, 0 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। हम फिलहाल मानते हैं कुछ एक करंट आ रहा है। फिर हम 10 डिग्री में रखेंगे, फिर देख रहे हैं अच्छा फिर कुछ करंट आ रहा है, मे बी 20 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड में कुछ करंट देखा हमने 30 डिग्री में, फिर यहाँ पे कलेक्टर 40 में रखा, मतलब 30 में रखा, फिर हमने यहाँ कुछ करंट देखा। ऐसे करते 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 हमने कुछ करंट यहाँ तक देखा। मैं ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऐसे लेते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ तुम नाप सकते हो। ऑब्जर्वेशन ले लिया, उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो रेडियल ग्राफ बनाते हैं, रेडियल ग्राफ बनाते हैं। रेडियल ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ पे XYZ नहीं बनाया जाता है, फिर भी मैंने दागी खींच दिया, पुराना आदत। यहाँ पे क्या करते हैं, आप सबको पता है ये पूरा डिवीजन क्या है, 0 से 90 है। अब इसको 0 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से 0 से शुरू कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से 0 लेके यहाँ 90 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या ये बातें क्लियर है, डर है क्या, छोड़ो। 0 से 90 में इसको हम करते हैं, ओके। सो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एरो खींचते बैठ के। यहाँ से हमने 0 डिग्री में एक एरो खींच दिया, फिर जब 10 डिग्री हो जाएगा तब यहाँ से एक और एरो खींच दिया। ये कितने डिग्री में, 10 डिग्री में। फिर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से एक एरो खींच दिया, यहाँ से यहाँ कितना है, 20 डिग्री है। फिर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, फिर एक एरो खींच देंगे ऐसे करके, डन है क्या। तो ऐसे कर करके हम यहाँ पे एरो खींच रहे होते हैं, ये होता है रेडियल ग्राफ। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री में जितना करंट आया उसको हमने मार्क कर दिया। 0 डिग्री में तो करंट आया ही नहीं था। 10 में कितना आया, कभी नहीं आता 0 में, ठीक है, करंट 10 में कितना आया उसको हमने मार्क किया। फिर इसमें कितना है उसको मार्क किया, मैं रैंडमली मार्क करवा रहा हूँ फिलहाल, मार्क किया और फिर हमने इसको जॉइंट कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बनता है। तो ऐसे करके इसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं। वेल एंड गुड, यहाँ तक आपको आइडिया मिल चुका है ना, ओके। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें, अब ध्यान दो, ओके। सो अब हमने क्या किया, हमने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। सपोज ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल था ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल रखा गया था, यहाँ पे जो V का वैल्यू था लेट्स से 30 वोल्ट था। 30 वोल्ट पे मैंने ऐसा एक ग्राफ ऑब्जर्वेशन लिया तो ऐसा दिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाया तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। जब मैंने 35 वोल्ट, मान लो 35 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल रखा, यहाँ पे 35 वोल्ट पोटेंशियल सेट किया इस बैटरी से, तो मेरे पास ग्राफ कैसा निकल के आया, मान लो मैं ऐसे ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से रेडियल ग्राफ ही रहेगा, फिर से हम लोग वही सेम कलेक्टर से ऑब्जर्वेशन लेंगे। हमने जो ग्राफ बनाया हमें दिखा वो कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, मान लो ये 35 वोल्ट में था। फिर हमने क्या कर दिया, 40 वोल्ट का भी बनाया, एक 40 वोल्ट का भी सेम वही रेडियल ग्राफ बनाया हमने। इस बार देखा हमने कि ये कुछ ऐसा आ रहा है, कोई कुछ भी तरीके से है। फिर हमने 50 वोल्ट का भी बनाया। जब हमने 50 वोल्ट का बनाया तब दिखा हमें, मान लो मैं ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है, डन है क्या। अब फैसिनेटिंग चीज़ कब हुआ, जब फैसिनेटिंग चीज़ अभी आपको याद रखना है जो मैं बताऊंगा, जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था तो फैसिनेटिंग चीज़ क्या हुआ था, डन है क्या। When the potential of
पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन गन was 54 वोल्ट। डन है क्या? जब यहाँ पे पोटेंशियल कितना रखा गया था? 54 वोल्ट रखा गया था, तब ये ग्राफ कैसा बना था वो ज़रा ध्यान दो। जब यहाँ पे 54 रखा गया था तब रेडियल ग्राफ कैसा बना था वो ध्यान दो। डन है क्या? सो मैं मेरा कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। वो लाइन कौन सा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? ये रेडियल ग्राफ, अभी मैं इसको बढ़िया से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। जब इसको 54 वोल्ट में रखा गया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ना, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है क्या ये बातें समझ आ रहा है तुम्हें? मान लो यहाँ भी कुछ है, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है। अब तुम देखो ये ग्राफ किसका है भाई? ये ग्राफ डायफ्रैक्शन का है ना। जब 54 वोल्ट था तो हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है, ये जो एंगल हमें मिला था, ज़्यादातर करंट हमें किस पॉइंट पे ज़्यादा करंट हमें दिखा था? यहाँ पे जो एंगल था दैट इज़ 50 डिग्री में। कितने में? 50 डिग्री में। तो हमने देखा मैक्सिमम करंट इस 50 डिग्री में आ रहा है और ये जो ग्राफ क्या बन रहा है? डायफ्रैक्शन का ग्राफ बन रहा है। तो लिखते हैं व्हेन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन गन वाज 54 डिग्री देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एट 50 डिग्री। 50 डिग्री में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एंड द रेडियल वेव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन को वेव है, ठीक है? इस डिस्ट्रीब्यूशन को वेव है, ग्राफ है, ठीक है? इस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है एंड द रेडियल ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन was the graph of diffraction। अब जैसे ही ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो रहा है? वेव के फॉर्म में हो रहा है। अब वेव के फॉर्म में कौन चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो वेव होगा ना। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 वोल्ट में हमें दिखा था 50 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनते हुए और एक ग्राफ बना था, और एक ग्राफ हम सबको पता है डायफ्रैक्शन का ग्राफ है। यहाँ तक हमें समझ आता है ना? ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद हम आते हैं डायफ्रैक्शन के कहानी को। सो मैंने तुम्हें वेव ऑप्टिक्स में जो डायफ्रैक्शन पढ़ाया था उसके साथ मैं कुछ रिलेट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ पे पार्टिकल इस नेचर का, ठीक है? सो वेव ऑप्टिक्स में जब मैंने तुम्हें डायफ्रैक्शन पढ़वाया था, याद करो, यहाँ मैंने एक स्लिट लिया था, ये मैंने लिया था। मैंने कैसे बनाया था? यहाँ पे फर्स्ट डार्क, फिर थोड़ा सा ब्राइट था, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट था, डार्क था, और यहाँ पे फर्स्ट था। ओके, सो इसको अगर मैं बनाऊँ, सो मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था वहाँ पे। एग्री? डन है क्या? ओके, वेल एंड गुड। यहाँ पे मैंने स्लिट साइज़ क्या लिया था? स्लिट साइज़ ए लिया था। अब याद करो, मैंने यहाँ पे तुम्हें जब पढ़ाया था, मैं दोबारा वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये दो वहाँ पे गए थे, इस दो के बीच में बहुत सारे थे। अब इन दोनों के वजह से यहाँ पे डार्क किस कंडीशन में बनाया था? मैंने इसको समझाने का बहुत ट्राई किया था। देखो वहाँ पे बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं ना, वो बस इन दो को देखते हैं। अरे भाई, ये दो के बीच में और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, हो सकते नहीं है। ओके, सो इस पॉइंट पे जो डार्क बना था, जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नील डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डार्क बना था ना, यहाँ पे जो डार्क बना था, तो उस केस में अच्छा, यहाँ पे मैंने पाथ डिफरेंस कितना निकाला था? याद करो, पाथ डिफरेंस मैंने यहाँ पे कितना निकाला था? ए साइन थीटा। फिर हमने क्या बोला था? फर्स्ट डार्क फॉर्म्ड, फर्स्ट यहाँ पे जो डार्क है वो फॉर्म हुआ था, कब हुआ था? जब हमने बोला था ए साइन थीटा किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। ये याद आ रहा है क्या? वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा रिवाइज करवा लिया, डन है। अब पार्टिकल नेचर में सर इसको कैसे समझाते वो समझना। तो सर यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेल एंड गुड। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को, देखो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जब यहाँ पे पोटेंशियल कितना सेट किया गया था? 54 वोल्ट। तो यहाँ से कितना एंगल में? 50 डिग्री एंगल में
यहाँ पे क्या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फिर यहाँ पे कम, फिर और कम, कम फिर और कम, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इस पर्टिकुलर सीन में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हुआ था। इसी ग्राफ को मैं यहाँ बनाता हूँ। बनाने के टाइम यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, दैट इज़ सोर्स जहाँ से आया, तो मुझे यहाँ का पाथ डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस के लिए मैं तुम्हें कैसे समझाता हूँ, ध्यान दो। एक क्रिस्टल के लेयर्स है ना, तो मैं क्या मानता हूँ, एक क्रिस्टल के लेयर में क्या रहेंगे, ऐसे एटम्स रहेंगे, क्रिस्टल्स रहेंगे ना। क्या बात है, क्लियर है। ये फर्स्ट लेयर बनाया मैंने, ये मान लो उसके पिछवाड़े में, मतलब उसके जस्ट पीछे सेकेंड लेयर भी है। देखो यहाँ पे इसको करने के थर्ड लेयर में बना सकता हूँ, लेकिन तुम मतलब कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दो ही लेयर बनाया बस। अब ध्यान दो, जो फर्स्ट रे आया, सपोज वो इसके साथ स्ट्राइक हुआ, एक कलेक्टर प्लेट है और कलेक्टर प्लेट में आके हिट हो गया। अब जो सेकंड रे है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सेकंड रे है, सेकंड रे यहाँ से गया, इसको हिट किया, इसको हिट नहीं किया, इसको हिट किया, इसको हिट करके यहाँ आया। डन है क्या। अब तुम्हें दिखता है इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस है। कितना पाथ डिफरेंस है, इतना पाथ डिफरेंस है। क्या बातें क्लियर है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में इतना पाथ डिफरेंस है। ये बातें क्लियर है क्या। तो यहाँ पे विजिबल पाथ डिफरेंस है। यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस बिटवीन ए वाला रे और ए वाला रे। तो मैं बोलूँगा ये जो रे था ये तो पहले आ गया, रे नहीं, ये जो पार्टिकल था वो वेव फॉर्म में पहले आ गया। ये जो सेकंड पार्टिकल था वो क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वो यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा एक और डी डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे हम डी को ऐसे ले सकते हो, तो आपको पता है ना। पहले ये वाला यहाँ से यहाँ डी कवर किया, फिर लगभग कहीं ना कहीं डी के जैसा कवर किया, उसके बाद आया। उसके बाद तो क्या है, दोनों सेम पाथ ही चले, तो ये कितना एक्स्ट्रा किया है, डी की, मतलब यहाँ पे एक डी, वहाँ पे एक डी, तो इसने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल किया, पाथ डिफरेंस 2D है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या ये जो क्रिस्टल थे क्या वो इसी फॉर्म में थे। अगर आपको याद हो एनाइसोट्रॉपी का, ओके छोड़ो उसको नहीं छेड़ते यहाँ पे। मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो क्रिस्टल था ऐसे करके रखा था, इसका क्या श्योरिटी है, नो श्योरिटी। वो तो ऐसे करके भी रखा जा सकता था ना, क्या बातें क्लियर है, ऐसे करके भी हो सकता था। ऐसा करके रखा है, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, वो ऐसे करके भी रखा जा सकता था, या क्या पता हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल में हम नहीं देखें। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ समझना, देयर इज नो श्योरिटी दैट द क्रिस्टल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वेर प्लेस्ड लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। देयर इज ए चांस दैट दे आर प्लेस्ड with some angle। क्या बात है क्लियर है, there is a chance that they are placed with some angle। अब ध्यान दो, ओके अभी मानते हैं कि वो इसके साथ प्लेस्ड है। ओके ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला इसके साथ मैंने नॉर्मल यहाँ से मैंने 90 बना दिया। ये तो बातें क्लियर है ना, रेड वाले के साथ रेड वाला 90 है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि देयर इज ए चांस कि जो क्रिस्टल का लेयर था वो कुछ ऐसे प्लेस्ड हुआ था, और ये लेयर दोनों लेयर, ठीक है, ऐसा करके दोनों रहेगा, यहाँ पे दोनों रहेगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक बनाया बस। ये चांसेस बनते हैं। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया, सपोज मैं मानता हूँ ये जाके जब ये कलेक्टर प्लेट में हिट किया, समझना ज़रा, जाके जब कलेक्टर प्लेट में हिट किया उसका कहानी बताता हूँ मैं, ध्यान दो। हिट किया तो यहाँ पे एंगल कितना बना था आपका, 50 डिग्री। अब फुल ध्यान दो, मैं इसको भी छेड़ रहा हूँ। मानते हैं यहाँ से आया, आके कितने यहाँ हिट किया, पहले मैंने ऊपर ऐसे ही समझाया था। देखो ये सब क्या है, पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 50 था तो यहाँ भी 50 रहेगा, दिख रहा है क्या। अब मैं इसको फिर से बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये था रेड वाला, ये उसका नॉर्मल, ये मैंने कुछ टिल्टिंग एंगल बताया था, टिल्ट है करके। मैंने बोला यहाँ से एक आया, ये जाके कितने में हिट किया, ये हिट किया जाके आपका 50 डिग्री में। क्या ये बातें क्लियर है, हमें 50 डिग्री में हिट किया है। वेल एंड गुड, वेरी गुड, ओके सॉरी 50 डिग्री में हिट किया है, किस में से, अभी ब्लू वाला था ना तो यहाँ से रहेगा 50, सॉरी कितने में हिट किया है, 50 डिग्री में यहाँ से। रियलिटी में तो फिलहाल मैं मानता हूँ कि टिल्ट है ना, तो टिल्ट वाला तो ये हुआ 50 डिग्री में हिट किया है, बराबर। चलो यहाँ तक हमें समझ आता है। तो ध्यान देना, ये अगर 50 है तो यहाँ हम कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन से बोल सकते हैं A25 है, A25 है, हाँ या ना।
अब फाइनल मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, इन दोनों में अगर तुम देखो ए 25 है, ये पूरा कितना है 90 है, ए वाला पार्ट 25 है, पूरा 90, तो ए वाला कितना होगा 90 माइनस 25 दैट इज 65 डिग्री, तो ए वाला एंगल 65 है। इतना याद है। फिर से मैं यही चीज़ को समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ जब सीधा था तो 2D था, अगर मैं बोलूँ यही चीज़ अभी कैसा है, ऐसा कुछ टिल्ट में है, जब ये टिल्ट में रहेगा तब यही पाथ डिफरेंस कितना आएगा, मैं इसको फिर से नहीं करवा रहा हूँ, तुम लोग ऐसे परेशान हो गए होंगे। 2D साइन थीटा, सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2D साइन थीटा आएगा, सेम इसी के जैसा है, 2D साइन थीटा आ गया, ठीक है। जब ये टिल्ट था, जब सीधा था तो मैंने लिखा दिया था 2D है, जब ये टिल्ट होता है तो साइन थीटा में आ जाता है। इसको अभी बड़ा करके करवाना बड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ पे। यहाँ तक बातें हमें समझ आता है, दोनों कोरिलेशन कर लिया हम लोगों ने। सो अभी लिखते हैं एज इलेक्ट्रॉन दैट इज आपका पार्टिकल shows the wave nature of diffraction। so इसका जो पाथ डिफरेंस है वो भी सेम कैसा बिहेव कर रहा है आपका डायफ्रैक्शन के जैसा, लैम्डा के जैसा। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें नहीं पता है, ऐसा ही रखा है, टिल्टिंग हो सकता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ रहा है कुछ 2D साइन थीटा इजिकल टू लैम्डा के बराबर। क्या ये बातें हमें समझ आता है? देयरफॉर क्या मैं लैम्डा इजिकल टू लिख सकता हूँ 2D साइन थीटा? अगर मैं लिख सकता हूँ सो यहाँ पे D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, और मैंने आपको बताया था एटम्स के बीच में सेपरेशन हमें नोन है 0.91 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे D कितना आ रहा है 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये हमें पता है। अब साइन थीटा मतलब होता है यहाँ पे, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं इसको, एंगल ऑफ ग्लांस। कितना टिल्ट है, अब ये टिल्ट एंगल कितना है, देखो टिल्ट एंगल कितना है, इतना एंगल टिल्ट है, समझ रहे हो क्या? ये जो एंगल बनाना ये टिल्ट एंगल होता है, ये जो एंगल है वो टिल्ट एंगल है। ओके डन है क्या? अरे यार ठीक है, सुनो, ये नीचे वाला देख के तुम परेशान हो रहे होगे, ये वाला देख के तो भूल ही सकते हो ना, ये तो ये एंगल और ये एंगल सेम एंगल है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले ऐसा था, अभी कैसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, डन है। अब मैंने यहाँ 65 निकाला, तुम देखो यार, तुम इस पार्ट में भी करोगे ना तब भी यहाँ पे भी 65 आएगा, तो कितना टिल्ट हो चुका है, यहाँ पे 65 हो चुका है ना, पल्ले पड़ा है क्या? अब मैंने नीचे यहाँ पे लिख के दिखाया था, ठीक है। अब तुम ऊपर देखो तो कितना टिल्ट हुआ है, 65 ही तो हुआ है। क्या बात है क्लियर है? मैंने इसको यहाँ बनाया था, डन। 65 ग्लांस एंगल है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ग्लांस है, और ये पैटर्न जब दिखा था तब एंगल ऑफ ग्लांस कितना आया था हमारे पास, अभी हमने निकाल के देखा, दैट इज 65, डन है। यहाँ तक समझ आता है? ओके एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं इसमें से ले लेता हूँ, क्या पता तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए कभी। तुम्हारे पास ना कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी, तो जब क्वेश्चन पूछता है ना तो एंगल ऑफ ग्लांस तुम कैसे निकालोगे, सेम यही फंडे से। जो एंगल ऑफ ग्लांस होता है ना, एंगल ऑफ ग्लांस, तो मैंने क्या किया था, अगर तुम्हें याद हो, ये 90 था, 90 माइनस जिस एंगल में मैक्सिमम आया था, जो एंगल में मैक्सिमम आया था उसको हाफ किया था, हाफ करके देखो 90 माइनस 25 किया था ना, 25 क्या है, 50 का आधा है, तो 5/2, 5 क्या है, मैक्सिमम क्या आता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कभी कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसमें इतना पर्टिकुलर वोल्ट में इतना एंगल में मैक्सिमम आया था, तो तुम्हें एंगल ऑफ ग्लांस यहाँ पे जब इस फॉर्मूले में डालना है तो तुम क्या कर लेना, 90 माइनस 5/2, जो भी यहाँ पे वैल्यू बोलेगा उसको आधा करके 90 से माइनस कर लेना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है। ओके सो इतना है साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा क्या, एंगल ऑफ ग्लांस 65 डिग्री। इसको जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो समझना, दिखना ज़रा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91, मैं एंगस्ट्रॉम ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे साइन 65। जब आप इसे सॉल्व करते हो ना, मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू निकल के आता है 1.50, और ये वाला एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि हम लोग जब इसको एक्यूरेटली करेंगे तो हमारे एक्यूरेटली, मोस्ट एक्यूरेट, मैंने जब इसको कैलकुलेटर में डाला था तो इतना आया था, जब हम मोस्ट एक्यूरेट में करेंगे तो यह हमारे पास कुछ निकल के आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये कहता है बुक वाला कि इतना निकल के आएगा मोस्ट एक्यूरेट, मैंने इसको सिंपल डाला था यहाँ पे तो 1.50 आया था मेरे पास। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ वेव आया था उसका वेवलेंथ कितना है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में नोट ले लेते हैं, यहाँ पे नोट ले लेते हैं।
हियर द पार्टिकल्स दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन केम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो किसके फॉर्म में आए, वेव्स के फॉर्म पे आए, एंड देयर वेवलेंथ इज, कितना वेवलेंथ निकल के आया, दैट इज़ 1.65। मैं बुक का वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। और जब मैंने इसको प्रैक्टिकली मतलब खुद मैंने किया था तो 1.50 एंगस्ट्रॉम मेरे पास आया था, बट बुक का हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है क्या? जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मेरा भी वैल्यू 1.6 के बराबर ही आता है। 65 तो काश तक नहीं आया, 1.6 आया था लेकिन। ओके, तो पार्टिकल जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल किया था तो इसका वेवलेंथ इतना आया था। और एज इट वॉज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, जैसे कि ये पार्टिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल किया, उसी की वजह से सो इट मेड देयर रिफ्लेक्शन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गए, पैटर्न लाइक वेव के जैसे डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए थे। ये बातें क्लियर है? तो ये तो प्रैक्टिकली करके दिखाया डेविसन एंड जर्मन ने कि इतना वेवलेंथ आया था। तो हमने बोला ठीक है, जो डी ब्रोगली सर ने बताया था क्या वो सच है? अब देखो, एज डी ब्रोगली proposed the wavelength of an electron, कितना रहेगा एक वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? डी ब्रोगली सर ने कितना बताया था, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 12.27 बट्टा अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली सर ने बताया था। ये बातें क्लियर आ रहा है? तो ये डी ब्रोगली सर ने बताया था। तो हम देख सकते हैं जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था 54 वाले में, जब 54 आया था तब ये वेव के जैसा बिहेव किया था। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वेव नेचर कब शो हुआ है? इन दिस एक्सपेरिमेंट जब V का वैल्यू 54 वोल्ट था तब क्या था, वेव नेचर शो किया था। तो इसमें से अगर हम लैम्डा निकालते हैं, सो 12.27 बट्टा अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले करके देखा था भाई, इसका वैल्यू आता है जगह तुम्हारा 7.3 आता है। तो इसको सॉल्व आउट करने पे कुछ लगभग 1.64 एंगस्ट्रॉम आता है। ये प्रैक्टिकली मैंने सॉल्व किया था तो आता है, लेकिन बुक क्या बोलता है, ये भी कुछ ना कुछ 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। डन है क्या? तो ये बातें क्लियर है? सो हम कह सकते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज प्रैक्टिकल। जो भी डी ब्रोगली सर ने बताए थे वो प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, एंड इट कैन बी रीड एज, एंड इट शुड बी रीड एज डी ब्रोगली लॉ। क्या बात है, क्लियर है? तो यहाँ से प्रूफ होता है कि डी ब्रोगली सर सच बोल रहे थे। जैसे लाइट एक पार्टिकल और एक वेव दोनों शो करते, वैसे हमारा जो मैटर है वो भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करते। तो उसके साथ जो डी ब्रोगली सर के हाइपोथेसिस थे वो सारे ट्रू प्रूफ किया जाता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। और इसी के बेस्ड में ना, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस में आप देखोगे, जब मैं आपको एटम्स इसी के बेस में जब मैं आपको एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक और रहेगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो यार, देख के सकते हो। अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा या फिर बचपन में छोटे टाइम में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा यार, यहाँ पे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ना के बराबर आते हैं, यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा आता है। डन है क्या? और स्कैटरिंग वाला सिंपल सी बात है, वेव के फॉर्म में जाएगा थोड़ी ना हर जगह बैठेगा। वो लोग क्या करेंगे, कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहीं पे कम, कहीं पे कम, कहीं पे कम, उस तरह रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैं नहीं हूँ वहाँ पे बात करूँगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, वहाँ पे अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे, तगड़ा वाला, बड़े वाले अल्फा पार्टिकल। गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट रहेगा, तब मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें दोबारा बताऊँगा, और ये मेरे को याद रहेगा तो मैं यहाँ से कोरिलेट भी करवा दूँगा। तो ये था बेसिकली आपका डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कैसे
कैसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था कि जो फैलता है वेव के जैसा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मतलब ये किसके फॉर्म में आए थे, वेव के फॉर्म में आए थे, इसलिए तो इस तरह फैले वो लोग। और उसके बाद हम जब डी ब्रोगली सर के फॉर्मूले से भी निकालते तो हम देखते दोनों में सेम वैल्यू आता है। तो डेविशर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो जो प्रूव करता है कि डी ब्रोगली सर ने जो भी चीज़ कहा था कि मैटर एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, इसको एक वेव गाइड करता है जिसके अंदर मैटर इंक्लोज्ड होता है, जिसे हम वेव मतलब बोलते हैं मैटर वेव कहते हैं, वो सारी चीज़ें सच है। क्या ये बातें क्लियर है? तो इसके साथ हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ख़त्म होता है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों की। डन है क्या? तो तब तक के लिए गुड बाय। और मैंने हाँ इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊँगा अभी, प्लेलिस्ट रहेगा डुअल नेचर एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल करके, तो वहाँ से आप देख लेना। डन है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।